अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। पाकिस्तान की सियासत में जो डेडलॉक बरकरार था मुज़ाकराती अमल डीरेल होने के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, उसके बाद PTI की तरफ से कन्फ्रंटेशन का एक रास्ता इख्तियार करने की बात की जा रही थी। अब भी ये खबर सामने आती है कि ईद उल फितर के तीनों रोज़ अडियाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एहतजाज करेंगे, धरना देंगे। ये कितना इफेक्टिव है और हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से एक और एफ़र्ट करने की कोशिश की जा रही है। बिलावल भुट्टो साहब का नाम प्रपोज़ किया गया है जो कि सालसी का किरदार अदा करेंगे हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान। चूँकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास बुलाने को एम कर रही है हुकूमत, और पहले इजलास में जिस तरह से PTI ने बॉयकॉट किया, अब PTI इस इजलास का हिस्सा बनती है या नहीं, ये बिलावल साहब की जो परसुएशन की ताकत है उस पर डिपेंड करता है। साथ साथ जो इंटरनल पॉलिटिक्स है PTI की, उसमें भी हमने इंटेंसिफिकेशन होती हुई देखी। फैसल चौधरी साहब को कहा गया कि लीगल टीम से निकाल दिया गया और लीगल टीम के व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको रिमूव कर दिया गया। सलमान राजा साहब ने यह बात की, जिस पर तनकीद भी हो रही है कि इतने अहम केसेस होने के बावजूद लीगल स्ट्रेटजी PTI की मौजूद नहीं है। इस सारी सूरत हाल में वे फॉरवर्ड क्या है और कैसे ये पॉलिटिकली रिजॉल्व हो सकता है जो डेडलॉक मुल्क की पॉलिटिक्स में बरकरार है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया असद साहब आपके वक्त का। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ, इसका बॉयकॉट सामने आता है PTI की तरफ से, और उसका जवाज़ यही था कि खान साहब से मुशावरत नहीं करने दी जा रही, इसीलिए हम हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। बट जब पता चला कि ये इजलास का बॉयकॉट किया गया पार्टी की तरफ से, तो खान साहब का बयान भी यही आया कि ये ठीक फ़ैसला था। अब कहा जा रहा है एक और इजलास बुलाया जाएगा। आपकी पोजीशन इस पर क्या है कि आइडियली बॉयकॉट होना चाहिए था इतनी क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन में एक बड़ी पार्टी की तरफ से? नहीं, आइडियली बिल्कुल तहरीक इंसाफ को उस सेशन का हिस्सा भी होना चाहिए और उस सेशन का हिस्सा होना चाहिए इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद। और जैसे आपने कहा, एक इतना अहम इजलास है, जो अहमियत होती है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की किसी भी ऐसे कौमी फैसले के अंदर सबका इत्तेफाक राय करना, वो इसलिए होती है कि कौम को मुत्तहिद किया जा सके। जाहिर है तहरीक इंसाफ के लीडर तो इमरान खान है, चाहे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हैं या जो भी ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी पे हो, लीडर इमरान खान है। इसलिए अगर तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर्स सपोर्टर्स को ये पैगाम जाता है कि हमारी जो लीडरशिप वहां पे बैठी, तो ये इमरान खान की मुशावरत के बाद वहां पे बैठी, तो उससे लोगों में एतमाद आएगा जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं आखिर में। लेकिन इस पे असद साहब वो ये भी तनकीद होती है ना, मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से रहनुमाओं ने कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो NSC की मीटिंग में नहीं आया करते थे, तो अब अगर वो अपोजिशन में है तो फिर कैसे आ जाएंगे? नहीं, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो मीटिंग में तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते ना, वो इस वक्त जेल के अंदर है, वो पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है, तो वो इस मीटिंग में तो नहीं आएंगे। नहीं, वन ही मैं तो वाज कह रहा हूँ कि बैक इन द डेज, अपने मैं दौर अभी पर। उस पर आता हूँ। वही मैंने कहा, दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो ठीक। अभी की जो बात हम कर रहे हैं कि वो उनकी शिरकत की तो नहीं बात हो रही है। अभी तो बात हो रही है कि जिन लोगों ने शिरकत करनी है, जो पार्लियामान का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ के मेंबरान है और लीडरशिप है, वो उनके साथ मुशावरत करने के बाद वहां पर बैठे। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इस तनकीद का ताल्लुक है कि बतौर वजीर आजम उनको वहां होना चाहिए था, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए था उनको वहां पर। लेकिन इस पे अब सलूशन प्रपोज किया जा रहा है आर्बिट्रेशन करवाने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। बिलावल भुट्टो साहब का नाम आया है जिसमें हुकूमत ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए उनको चूज़ किया है। आपको लगता है कि वो इफ़ेक्टिवली ये रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नाक़दीन में से रहे हैं तहरीक इंसाफ के, तो PTI उनका जो ये मैंडेट जो हुकूमत उनको दे रही है उसको एक्सेप्ट करेगी? ज़ाहिर ये तो तहरीक इंसाफ ही फैसला करके बताएगी। इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है। कभी आज तक पहले बिलावल ने बराह रास्त तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ निगोशिएट नहीं किया। ये पहली दफा वो अटेम्प्ट करेंगे, तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई भी वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी खबर होगी। और 2018 का जो सेटअप था PTI का, उस पर एक जो क्रिटिसिज्म होता है वो तालिबान की रीसेटलमेंट पॉलिसी के हवाले से है। जिस तरह से अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, हुकूमत में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की और एमल वली खान साहब ने भी ये बात की है कि अब इस इजलास में ना आने का एक और मकसद भी है, और वो ये है कि हमने प्रो तालिबान स्टांस ले रखा है, यानी कि PTI ने। दैट्स वाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी ऐसी पॉस्चरिंग हो मीडिया के ऊपर
जैसे वो तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन इनिशिएट करने वाली किसी एफर्ट का हिस्सा बन रहे हैं। इज दैट ट्रू? अच्छा, ये बिल्कुल जो है इस जो उनकी स्टेटमेंट है इसके कोई पैर ही नहीं। देखिए, इमरान खान नहीं थे उस कौमी सलामती कमेटी का, जो पार्लियामान की कमेटी का इजलास हुआ था, लेकिन मैं मौजूद था वहां पर और बड़ा लंबा तवील इजलास था जहां पे डिस्कशन हुई थी। कुछ एक दो मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी खदशात का इजहार किया था। हो सकता है कि उसमें अवामी नेशनल पार्टी ने किया हो, मुझे याद नहीं है, हो सकता है उन्होंने किया हो। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने कोई एतराज नहीं किया था। दूसरी बात ये कि अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं लग रही थी, पहली बात तो वो आपको पता है कि इस किस्म की कोई भी पॉलिसी जो है वो बन ही नहीं सकती, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो या आजकल शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। जब तक एस्टैब्लिशमेंट फुल्ली ऑन बोर्ड ना हो, उसकी एक्सिक्यूशन तो उन्हीं के जरिए होनी है ना। तो सिर्फ वो इनफरादी पार्टी पॉलिसी जो इमरान खान की नहीं थी, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि वो पॉलिसी से इतफाक नहीं करते थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। तो मुझे ये बताएं कि जब हुकूमत में आए थे तो फौरी तौर पे ये क्यों नहीं ऐलान किया कि ये पॉलिसी बनी थी, गलत पॉलिसी थी और हम इसके ऊपर अमल दरामद बंद कर रहे हैं। आप टाइमलाइन जाके दोबारा चेक कर लें कि उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन शुरू उस वक्त हुई है जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके थे। इसकी तो इंप्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं हुई थी जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। लेकिन उनका क्लेम तो ये है कि हमने रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना शुरू किया, अफ़गान तालिबान को हमने मतलब वहाँ जाकर एयर स्ट्राइक्स कर आए, इससे ज़्यादा क्या करें, तुरखम बॉर्डर बंद कर दिया। तो हम तो नॉन एंगेजमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, रीसेटलमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे। नहीं, ये उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में जो लग रहा था कि बिल्कुल पाकिस्तान और अफगान हुकूमत जो है, अफगान तालिबान जो है, उनके अंदर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और हम टकराव की तरफ जा रहे हैं, उससे वापसी हमें नजर आई है और ये बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत ने अपने अनवॉय को, अपने जो स्पेशल जो एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, उनको सादिक साहब, उनको वहां पे भेजा। बड़ी मजबूत वहां पे बातचीत हुई और उस बातचीत के नतीजे के अंदर वहां से बयान भी अच्छे आए और हमें तुरखम बॉर्डर भी खुलता हुआ नजर आया। देखिए, आप जो है चारों तरफ जो है अपने आप को ऐसी सूरत हाल में नहीं डाल सकते कि मशरिक का बॉर्डर जो है वहां पे ऑलरेडी आपकी हॉस्टाइल सिचुएशन है, अब मगरिब का बॉर्डर जो है उसको भी हॉस्टाइल कर दें। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का 20 साल से ज्यादा का एक रिश्ता रहा है और उस रिश्ते को टूटने बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर हमें कोई शिकायत हैं, वो जरूर, ये मैं नहीं कह रहा कि हमें अपनी शिकायत नहीं करनी चाहिए या अपनी कौमी सलामती के लिए इकदाम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये करते हुए अगर हमारी अफगान तालिबान की हिमायत हमें हासिल होगी, अगर उनकी सपोर्ट हमें हासिल होगी, तो उससे हमारा काम होने में, हमारा मकसद हासिल करने के अंदर बहुत ज्यादा आसानी पैदा होगी। नहीं, वो तो अब इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप होगी, चाबहार पोर्ट को यूटिलाइज़ करने की बात हो रही है एज एन अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान। तो इफ़ दे हैव नथिंग टू लूज़, पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड डिपेंडेंस भी उनकी कम हो जाती है, फिर तो वो परसुएड ही नहीं हो पाएंगे ना। डोंट यू थिंक पीटीआई इज़ अ बिट टू सॉफ्ट ऑन तालिबान? क्योंकि गंडापुर साहब के बयानात देख लीजिए आप। अच्छा, ये एक सेकंड, एक तो बड़ा क्लियर हमें होना चाहिए कि आप पूरा लफ्ज तालिबान नहीं, अफगान तालिबान और टीटीपी के अंदर आपको बिल्कुल वाज़ेह तफरीक करके देखना पड़ेगा, बिकॉज दो बिल्कुल मुख्तलिफ एंटिटीज हैं और किस तरीके से उनके साथ डील करना है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अफगान तालिबान जो हैं, जो इस वक्त जो अमेरिका अपना अनवॉय उनको वास भेज रहे हैं, ज़ल्मे खलीलजाद अभी काबुल पहुंचे हुए थे, वो उनको इंगेज करके इफेक्टिवली मान रहे हैं ना उनको एज द डी फैक्टो पावर। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं है, लेकिन डी फैक्टो पावर वो मान रहे हैं। वो आजाद मुल्क है, अगर वो इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुकात करना चाहता है, जाहिर है आप उनके, आप कौन होते हैं बोलने वाले के ताल्लुकात अच्छे करें या नहीं करें। तो ये तो उससे भी बड़ी बेवकूफी होगी कि ऐसी सूरत हाल में जहां उनके पास इंडिया की तरफ से अप्रोच की जा रही हो और इंडिया उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हो, पाकिस्तान उनको अपना दुश्मन बना के बैठ जाए, तो बहुत ही, मेरे ख्याल में बहुत ही गलत पॉलिसी होगी। तो अफगान तालिबान को इंगेज रखें, उनके साथ जो भी मसाइल अगर आ रहे हैं उसको जरूर डील करें, लेकिन रिश्ता टूटने ना दें। नहीं, बिल्कुल, ये तो क्लियर है कि टीटीपी की जो आउटफिट है वो उसको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। बट जैसे ही तालिबान की रजीम आती है, 3-4 हज़ार फाइटर्स तो वो जेलों से निकाल देते हैं जो पहले अशरफ गनी की जेल में मौजूद थे, टेररिज्म में इजाफा हो जाता है। तो डोंट यू थिंक कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्ट अगेंस्ट टीटीपी? दाइश खुरासान का खतरा है और आउटफिट्स भी हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसके ऊपर कि ये जो पॉलिसी, जो बातचीत हुई थी रीसेटलमेंट की, जिसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका था, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर, ये मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामान की नहीं बात कर रहा, ये जहां पे महदूद लोग मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, आर्मी चीफ थे, डीजीआई थे, चंद वफाकी वजीर थे,
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूं। उस मीटिंग के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए थे, उन सब ने कहा था कि आप इनको लाके यहां नहीं बसा सकते जब तक कि मुकामी आबादियां जहां पर उनको लेकर आना है वापस, उनको ऑन बोर्ड ना ले लिया जाए। और यहां पे मीटिंग खत्म हुई थी कि ठीक है, कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई जाए कि उनको पहले कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या थी, वजह क्या थी कि ये क्यों करना चाहते थे? प्रेजेंटेशन जो है वो डीजीआई ने की थी, वो प्रेजेंटेशन सिविलियन हुकूमत ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि देखें, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, तालिबान कह रहे हैं कि इन लोगों ने, टीटीपी वालों ने हमारे साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जो है वो जंग में हिस्सा लिया हुआ है, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। हैं ये पाकिस्तानी लोग, ये आपके लोग हैं, आप इनके साथ जो है मामला ठीक करें और उनको ले जाएं वापस। ये वहां से ऑफर आई थी, और इसलिए मेरे ख्याल में वो पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी कोई बहुत अहमकाना पॉलिसी नहीं थी। हाँ, वो एक मुश्किल पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, लेकिन वो जो मसला है, 5,000 जो जंगजू हैं या 6,000 जंगजू हैं वहां पे, फैमिलीज मिला के 25-30 हजार लोग हो जाते हैं। अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम इनके साथ जंग नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। इस पे पॉलिसी तो मुश्किल थी, इसके ब्लोबैक्स भी आए जब अचानक से सवात में कुछ टीटीपी फाइटर्स बाज़ारों में नज़र आए तो लोग बाहर आ गए एहतजाज के लिए, वो और बात है। इसका मतलब लोग ऑन बोर्ड नहीं थे। बट मूविंग फॉरवर्ड, अगर पॉलिटिकल, एग्जैक्टली मुजम्मिल, यही जो है, जैसे मैंने आपको कहा ना कि उस मीटिंग के अंदर महमूद खान, परवेज खट्टक, मुराद सईद, बल्कि आजम खान जो कि एसपीएम थे, सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी मीटिंग में मौजूद थे क्योंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं। उन्होंने भी वार्न किया था कि जब तक मुकामी आबादियों को ऑन बोर्ड ना ले लिया जाए, ये हमें रीसेटलमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक। और पॉलिटिकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो कोअर्जन करके देख ली पीटीआई ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, एहतजाज भी हो गए, डी चौक पर भी आके देख लिया, 26 नवंबर भी हो गया। अब आकर भी अगर वो रीस्ट्रेटजाइज नहीं करते तो आपको लगता नहीं है कि इसका लॉन्गर रन में फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा? मज़ामत की सियासत पाकिस्तान के अंदर धरने दे के, सड़कों पे आके, हुकूमतें गिरा नहीं करती, ना आज तक गिरी हैं। तो अगर ईद के बाद भी इसी को कंटिन्यू करना है, नॉट लर्निंग फ्रॉम द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, आपको लगता नहीं है कि रीस्ट्रेटजाइज करना चाहिए? देखिए, इसके अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, मेरे ख्याल में दोनों साइड्स जो हैं, दोनों फरीक जो हैं, हुकूमत और तहरीक इंसाफ, दोनों को रीस्ट्रेटजाइज करना चाहिए। हुकूमत भी अगर उनको पार्लियामान का फोरम नहीं देगी जहां पे उनके मसाइल का हल निकलेगा, तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं रह जाएगी। चाहे वो पॉलिसी कामयाब हो, वो पॉलिसी कामयाब ना हो, उनके पापास सड़क के अलावा रास्ता कोई नहीं रह जाएगा। हुकूमत तो पार्लियामानी कमेटी ऑफर कर रही थी, उन्होंने कहा कि इसमें जान ही नहीं है, ये तो टूथलेस है। नहीं, वो उन्होंने, उनकी तो ये हालत थी हुकूमत की, और ये ऑफिशियल स्टैंड है भाई, कि उन मुज़ाकरात के दौरान प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया गया एजाज चौधरी का, सेनेटर एजाज चौधरी का, सेनेट इजलास के लिए। वो तहरीक इंसाफ ने नहीं इशू किया था, वो यूसुफ रजा गिलानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने इशू किया था। और हुकूमत ने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया कि जी हम इसको कंप्लाई नहीं कर सकते। यूसुफ रजा गिलानी नाराज हो गए, उन्होंने सेनेट का इजलास चेयर करने से इनकार कर दिया। तो वो तो हुकूमत के हाथ में कुछ होगा, कुछ स्पेस होगी तो फिर कोई आगे रास्ता निकलेगा। बट मेरा, आपको पता है कि मेरी राय जो है वो तो यही है कि जब तक सियासी पार्टियां आपस में बैठ के अपने तमाम मामलात को हल करने के लिए नहीं बैठेंगे, तो आगे ना हुकूमत के लिए अच्छाई नजर आ रही है मुझे, ना तहरीक इंसाफ के लिए अच्छाई नजर आ रही है, और इसका मतलब यह है कि मुल्क के लिए अच्छाई नहीं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। 190 मिलियन पाउंड का केस है, इसके अलावा तोशा खाना 2 का केस है, लेकिन लीगल टीम की सूरत हाल ये है कि आपस में लड़ा जा रहा है। हमने देखा बाबर अवान साहब को मुलाकात नहीं करने दी गई, सलमान राजा साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था अडियाला जेल में मुलाकातों के हवाले से TORs तय हुए, उसको एक्सेप्ट कर लिया। फैसल चौधरी साहब ने शदीद तनकीद की उस पर, और सलमान राजा साहब ने कहा कि इनको पार्टी से ही, लीगल टीम से ही निकाल दिया है। फवाद चौधरी साहब ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, एक स्लैंग बोला, वो मैं बोल नहीं सकता, बट उन्होंने कहा कि सलमान राजा साहब को रखा ही इसलिए हुआ है कि इसको निकाल दिया या उसको रख लिया, इसके अलावा इनका पार्टी में कोई काम नहीं है। इतने क्रूशल केसेस आगे आ रहे हैं और लीगल टीम आपस में लड़ने में मसरूफ़ है। अच्छा, लीगल जो टीम है उसका वो फैसल चौधरी वाला मसला तो वाकई में हुआ है, रियलिटी है वो पुरानी। आप समझ लें कि आपस के अंदर जो
रंजिशें हैं या जो मुकाबला चलता रहा है, मेरे ख्याल में तो ये प्रिडेट करता है इवन जो करंट सिचुएशन है। लेकिन उसके अंदर जरूर हुआ। जहां तक बाबर अवान का ताल्लुक है, बाबर अवान के ऊपर तो बड़ी क्लियरली सलमान अकरम राजा जो है पब्लिक पोजीशन ले चुके हैं। मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा जी बिल्कुल वो हमारा हिस्सा हैं और बड़ी हम उनकी एहतराम करते हैं। और अगले हफ्ते की जो मीटिंग थी उसके अंदर बाबर अवान साहब का हमने नाम डाला हुआ था। एतराज तो हम ये कर रहे थे कि जब एक उसूल मुरतब हो गया और हाईकोर्ट ने ये फैसला कर दिया कि जी लॉयर्स जो नाम है, वकीलों के नाम जो है सलमान अकरम राजा देंगे, तो जेल हुकाम अपनी मर्जी से वो नाम क्यों तब्दील कर रहे हैं, वरना बाबर अवान के नाम के ऊपर एतराज नहीं। आप असद साहब पीटीआई के इंटरनल सारे कल्चर को समझते हैं। पीएमएलएन पीपल्स पार्टी की बात करें, 2 दहाइयों से एक ही चेहरे उनकी टीम का हिस्सा रहते हैं। लोग उन पर तनकीद करते हैं लेकिन वो कहते हैं हमारी स्ट्रेंथ ये है। लेकिन पीटीआई की बात करें तो शॉर्ट टर्मिज़म इतना ज़्यादा है कि टीम में तब्दीलियां, जब वो हुकूमत में थे या अब हुकूमत में नहीं है, हर हफ्ते एक नई शख्सियत ऑल ऑफ अ सडन पावरफुल हो जाती है और बाद में उसको रिमूव कर दिया जाता है। इतने सडन चेंजेस क्यों होते हैं पीटीआई के अंदर? आप अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री की एग्जांपल ले लीजिए या काबीना जो बनी थी उसकी एग्जांपल ले लीजिए। आउट ऑफ नोवेयर समबडी वुड बिकम अ हीरो और जो सेंट्रल शख्सियात होती हैं वो गायब हो जाती हैं। अब आप टीम में तब्दीलियों की रफ्तार देख लीजिए, इसकी वजह क्या है? शॉर्ट टर्मिज्म क्यों है इतना पीटीआई में? अच्छा, मेरा इसके ऊपर एक थियरी है, एक फलसफा है मुजम्मिल इसके ऊपर। और वो ये देखें, हम अपने जो सब बैकग्राउंड से जो है ना वो सीखते हैं और जिस रास्ते से हम आए हुए होते हैं उस रास्ते में जो हमने सीखा होता है फिर वही उसी से हमारा जहन मुरतब होता है। तो मैं भी एक सोचता था कि कप्तान जो है वो टीम में इतनी तब्दीलियां क्यों करते हैं। फिर मैंने कहा कि देखें, अगर आप क्रिकेट की दुनिया को देखें तो मुजम्मिल जो बहुत कामयाब टेस्ट टीम या वनडे टीम भी होती है ना, तो अगर उसने लेट्स से 5 साल के 5 टेस्ट मैच की एक सीरीज हो रही है तो ये बहुत शाज़ो नाज़र ही होता है कि 5 टेस्ट के अंदर एक ही टीम खेलती रहे। अच्छा, अगर कामयाब भी है टीम तो उस कामयाब टीम के अंदर भी तब्दीलियां होती रहती हैं, मौके की मुनासबत से, विकेट की मुनासबत से, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो शायद वो बैकग्राउंड है, बट ये दुरुस्त है कि कप्तान जो है वो कॉन्स्टेंटली अपनी टीम को रिव्यू करते रहते हैं और उसके अंदर तब्दीलियां करते रहते हैं। बट रनिंग अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन पीपल इज एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम देन अ क्रिकेट मैच। आई नो दैट, लेकिन उसके जो है ना वो ऐसे मतलब वो और बात है कि इमरान खान की जब सियासत शुरू हुई थी ना तो लोग ये कहते थे यार क्रिकेट टीम चलाना और बात है, मुल्क चलाना और बात है। वो ये लोग यही कहते रहे और वो आखिर में सबसे बड़े पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर भी बन गए, वजीर आजम भी बन गए। मेरे ख्याल में, अगर आप मुझे मेरी जाती राय पूछें, इसके अंदर कुछ अच्छाई भी है और कुछ नेगेटिव बात भी है। ठीक है, अच्छाई ये है कि अगर आपको वीकनेस नजर आ रही है डिलीवरी के अंदर, आपने कैपेसिटी गलत जज कर ली थी, आपकी जजमेंट में गलती हुई है, तो उस टीम के अंदर तब्दीली कर देने में कोई हर्ज नहीं है। और सिर्फ इसलिए कि वो जाती तौर पर लॉयल्टी है या कोई आपके वो जाती तौर पे करीब है तो उसकी वजह से जो है आप मुल्क का नुकसान होता जा रहा है, लेकिन आप कहें जी ये मेरे साथ जो है 20 साल से था तो अब मैं इसको तब्दील नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में ये बजाते खुद एक मजबूत चीज है। अच्छा। लेकिन मुल्क चलाने के लिए, या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, या कोई बड़ी इदारा भी चलाने के लिए जो कंटिन्यूटी होती है ना, वो एक बहुत अहम चीज होती है। और टीम की जो आपस की केमिस्ट्री है वो भी बहुत अहम चीज होती है। तो इसमें एक बैलेंस है। अगर आप कह रहे हैं कि एक कोई ऐसा लीडर है जो तब्दीली करता ही नहीं अपनी टॉप टीम के अंदर, तो मेरे ख्याल में वो भी एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। और अगर कोई लीडर जो है वो बहुत ज्यादा तब्दीलियां करता है तो मेरे ख्याल में वो भी एक एक्सट्रीम चीज है। सही, इस पे तो मजीद बात भी हो सकती है, लेकिन बलूचिस्तान का जो मसला है उसके ऊपर हमने देखा कि जहाँ ऑपरेशन की भी बात हमने सुनी कि हो जाएगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। ये भी कहा गया, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं बात करो, मौलाना साहब भी कहते हैं बात करो, पीटीआई भी कहती है बात करो। तो फिर ये सारी सूरत हाल में बात करने के राह में हायल कौन है? अच्छा, ये जो है ना, इसमें अभी बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन किससे बात होनी चाहिए? देखें, इस वक्त जो आपका बलूचिस्तान का मसला है ना, और ये मैं माजरत के साथ अपने दोस्तों हैं, क्योंकि मेरे कई उनमें से साथ जानने वाले हैं, उनके साथ काम किया हुआ है, काबीना के अंदर साथ रहे हुए हैं। जो लीडरशिप है इस वक्त, जो पार्लियामान के अंदर इस वक्त लीडरशिप बैठी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, और सिर्फ मैं आज की नहीं बात कर रहा, ये एक अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, वो लीडरशिप जो है वो अवाम की राय को का रिप्रेजेंटेटिव नहीं।
ट्रू। तो पाकिस्तान की रियासत और बलूचिस्तान के अवाम के दरमियान जो रिश्ता जुड़ता है वो उन मुंतखब नुमाइंदों से जुड़ता है जिनको वोट दे के असेंबली के अंदर भेजा जाता है। मेरी नाकस राय के अंदर असेंबली के अंदर जो लोग बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं ये बलूचिस्तान की अवाम की जहन की अक्कासी नहीं करते। तो बलूचिस्तान के अवाम की बात सुनना बहुत जरूरी है। आप बीएलए के साथ बात करना चाहें या ना करना चाहिए वो बहस तलब मसला है, वो एक अलग चीज है जिसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम के साथ बात करना इस सेंस के अंदर की आवाज सुनना जो बहुत जरूरी है। मैं इसमें आखिरी चीज आपको बोल दूं, बिल्कुल हमारे हुकूमत के जो आखिरी 2-3 महीने थे ना, उस वक्त भी मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहा था, बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ भी, और वहां पे तरक्याती पैकेज भी बनाया हुआ था, तो मुझे बहुत ज्यादा देख के परेशानी होती थी जब मैं वहां पे बलोच खासतौर पे पढ़े लिखे नौजवानों से बात करता था। और मुझे अभी तक याद है, मैंने इमरान खान साहब वजीर आजम के साथ भी और आर्मी चीफ जनरल बाजवा दोनों के साथ ये बात की थी कि हमें पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है जो अवाम के वाकई में हकीकी नुमाइंदे हैं। तो कम से कम एक लोकल गवर्नमेंट का ऐसा निजाम ले आए, चाहे नॉन पार्टी कर दें, लोगों को अपनी राय के मुताबिक लोग मुंतखब करने दें नुमाइंदों को। और जब तक हम वो नहीं करेंगे और सिर्फ सिक्योरिटी की अगर हम इकदाम करेंगे तो कोई चॉइस ही नहीं है, सिक्योरिटी के इकदाम तो करने ही करने और सख्त करने पड़ेंगे आप। लेकिन अगर सिर्फ सिक्योरिटी के इकदाम करेंगे, मुझे खतरा ये है कि खदशा ये है कि शायद और ज्यादा मजीद खराब सोल्यूशन नहीं है। असद साहब, वेरी शॉर्टली, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के नाम से एक बिल आता है अमेरिकन कांग्रेस में, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट सेनेटर की तरफ से। डू यू थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद पीटीआई? नहीं पता जो विल्सन जो हैं उनका कोई पीटीआई के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं है। जाहिर है जिस वक्त तक मैं पीटीआई में था हमने जो विल्सन का कभी नाम नहीं सुना था, लेकिन वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल मुआहदा अब कर लिया गया है जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत है। $1.3 अरब का ये मुआहदा है और 28 माह पर यह मुहित है। इसमें पाकिस्तान की जो क्लाइमेट कैटास्ट्रफीज़ हैं उसको कम करने के लिए कितना इफ़ेक्टिव ये लोन प्रोग्राम साबित हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो बिजली की कीमतें कम करने के हवाले से अवैस लगारी साहब ने दावा किया है कि ये बहुत जल्द हो जाएंगी, ये प्रैक्टिकल है या फिर आईएमएफ का जो प्रेशर है उसको हुकूमत इस इशू पर भी सस्टेन नहीं कर पाएगी? जिस तरह से जायदाद की मुंतकली के हवाले से जो टैक्सेशन कम करने की बात हुई, आईएमएफ ने उस पर रिस्पॉन्ड किया, तो क्या इसमें हुकूमत कामयाब होगी या नहीं? गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, इज़ एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। शाहिद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आईएमएफ की तरफ से प्रेज़ किया गया पाकिस्तान को, ये कहा गया कि इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर हो रही है, मौशी इस्तेहकाम आ रहा है और 2015 के बाद से अफराते ज़र अपने लोएस्ट पर है। आप अग्री करते हैं इस असेसमेंट से? देखिए, बात यह है कि हम दर्द पाकिस्तान का दर्द हमें है तो हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान में इस वक्त अफराते ज़र बहुत कम हुआ है, लेकिन जो चीज़ आईएमएफ या कोई और नहीं बताएगा वो हम आपको बता देते हैं। वो ये हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और स्टेट बैंक ने मिल के, अगर आपका भी बैंक में अकाउंट होगा आप देखिएगा, क्योंकि 23,000 अरब रुपए के डिपॉजिट बैंकों में पड़े हुए हैं। जून 2024 में अगर आप अपना अकाउंट जाके चेक करें तो उस पर 20.5% बैंकों ने मुनाफा दिया था। उन्हीं लोगों को अब उसी अकाउंट पर अब मुनाफे की शरह हो गई 10.5%, यानी जो मुनाफा आपको जून में मिला था फरवरी और मार्च में उससे आधा मिला है। तो अब अंदाजा लगाइए कि लोगों की कुव्वत खरीद कितनी ज़बरदस्त कम हुई है। यकीनन है महंगाई में कमी इसी की वजह से आई है या दूसरी वजह से, लेकिन जब मेरी जेब में जो आमदनी थी वो आधी से भी ज़्यादा वो कम हो गई तो मेरे लिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो नहीं खरीद सकता। लेकिन जो मैं बात बड़ी अहम आपको बता रहा हूँ कि ये जो कमी हुई है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि करोड़ों लोग जिनका बैंक में अकाउंट है उनको पता है कि उनकी मुनाफे की शरह कम हुई है, कौमी बचत स्कीमों में कम हुई है, शोधा के लिए कम हुई है, जो है बेवाओं यतीमों के लिए, पेंशनर के लिए कम हुई है। मगर जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो बैंकों ने आधा कर दिया है 20.5 से 10.5, ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 26A4 और बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 40A की खुल्ला खिलाफ वर्जी है। स्टेट बैंक को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये इख्तियारी हासिल नहीं है कि वो इस तरीके से कम कर सकें, क्योंकि आपने भी जो बैंक के साथ अकाउंट खोला तो उन्होंने, बैंकों ने आपसे कहा था जनाब ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, मुनाफा हमारा बढ़ेगा तो हम आपका मुनाफा बढ़ा देंगे। स्टेट बैंक ने कहा नहीं, आप इसको जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है उससे थोड़ा सा कम करके दे दें। तो जब डिस्काउंट रेट आपने कम किया
जिसकी वजह से महंगाई आपको कंट्रोल होती नजर आ रही है, तो ऑटोमेटिकली ये उनकी मुनाफे की शरह गिर गई, उनकी कुव्वत खरीद कम हो गई और ये कानून तोड़ के हासिल की गई है। इसको कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता, ये तो मानना पड़ेगा। परचेजिंग पावर कम हुई है, आप कह रहे हैं इसके पावर जबरदस्त कम हुई है ना। वरना आम आदमी को क्यों आप लोग कहते हैं जी महंगाई, अरे भाई महंगाई तो की इजाफे की शरह जरूर कम हुई है, मगर जब जेब में पैसे नहीं हो तो चाहे 10 रुपए की मिले या 50 पैसे की मिले, वो गरीब तो गरीब ही रह जाएगा। इस पे शायद साहब, आज जो डेवलपमेंट हुई है IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ और 28 माह के लिए एक क्लाइमेट रेजिलियंस लोन प्रोग्राम के तहत हमें 1.3 अरब डॉलर मिलेंगे। अब पाकिस्तान एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड है, अर्बन फ्लडिंग्स होती हैं, ड्राउट की कंडीशन है बहुत सी जगहों पे। आपको लगता है ये जस्टिफाइड है या अंडर प्ले किया है पाकिस्तान की एनवायरमेंटल कैटास्ट्रफीज़ को? देखिए बात ये थी कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से है और सारी दुनिया इसको मानती है, हम नहीं कहते कि पाकिस्तान उन मुल्कों दुनिया में जो क्लाइमेट की वजह से तबाही आ रही हैं वो पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, लेकिन उसका नुकसान पाकिस्तान के जो टॉप के ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान शामिल है। कार्बन एमिशन बहुत कम है हमारा। एग्जैक्टली। तो दुनिया ने ये तस्लीम किया था कि पाकिस्तान को साथ जो ये जुल्म हो गया है हालात की वजह से, उसको कंपनसेट किसी न किसी हद तक करना अब जिम्मेदारी है आलमी बरादरी की। लेकिन चूंकि आपको पता है कि हम चूंकि कर्जे लेते रहते हैं तो ज़रा पोजीशन कमज़ोर है, तो उन्होंने हमें बहुत कम दिया है, लेकिन बहरहाल हमें 2.3 अरब डॉलर तो ये मिल जाएंगे ना। तो मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि ये कुदरत ने हमें एक मौका दे दिया है। अगर किसी को ये गलत फहमी है कि IMF का कर्जा मिलने से पाकिस्तान की मईशत में कोई बेहतरी आ जाएगी या गुर्बत कम हो जाएगी, तो ये गलत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरे मुल्क को एक मौका मिल गया है कि ये 28 महीने का ये मुआहदा है क्लाइमेट का, और ये जो IMF से किस्तें मिलनी है जो आइंदा भी मिलेंगी क्योंकि अमेरिका चाहता है हमें मिल जाएं, तो हमें 2027 तक तो हमारा गुजारा हो जाएगा। लेकिन कैसे गुजारा होगा कि मईशत लड़खड़ाती रहेगी, तालीम का बजट हुकूमत कम करेगी, सेहत का बजट कम करेगी, तरक्याती अखराजात में कटौती करेगी, मगर जो खौफनाक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 12.7 अरब डॉलर के दोस्त ममालिक के हमारे पास डिपॉजिट पड़े हैं। हर साल वो रोना और रोया जाएगा कि जी वो रिन्यू करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना लिविंग डेंजरसली, उस तरह ही चलना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 12.7 अरब डॉलर के हमारे पास जो डिपॉजिट है उन लोगों के, मेरे मुल्क के जो रिजर्व है स्टेट बैंक के वो 11.7 हैं। इसका मतलब ये कि हमारा तो रिजर्व मनफी है ना, वो तो उन्होंने पैसा रखा है ना, हमने तो नहीं कमाया। सही। आम आदमी को रिलीफ देने की जहाँ तक बात है, अवैस लगारी साहब ने दावा किया कि बिजली की कीमतें चंद दिनों में हम कम कर देंगे, लेकिन एक स्केप्टिसिज्म है कि ऐसा हो नहीं सकता, IMF अलाउ नहीं करेगा क्योंकि कैपेसिटी चार्जेस पे, लाइन लॉसेस के ऊपर वो प्रेशर कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये लगारी साहब ठीक कह रहे हैं या उम्मीद दिलवा रहे हैं सिर्फ? देखिए दो बातें हुई हैं। असल में इस वक्त अमेरिका का बड़ा अहम रोल है IMF में, आपको भी पता है, हमें भी पता है। अभी ट्रम्प साहब ने जो पाकिस्तान की तारीफ की है, उन्होंने ये की कि हमने एक बहुत बड़े दहशतगर्द को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। मगर ट्रम्प ने दो बातें और कही, बहुत ज़रूरी है समझना। ट्रम्प ने ये कहा है कि जो हमने हथियार अफगानिस्तान में पिछली हुकूमत के दौर में जुलाई 2021 में छोड़े थे वो हम वापस लेंगे, और ये कहा कि जो बिलग्राम एयरपोर्ट है अफगानिस्तान का, उसका कब्जा हम अमेरिका वापस लेगा। तो ये दो चीज़ें जब हुई थी तो पाकिस्तान में फतेह मुबीन हो रही थी। मैंने कहा था कि ये फतेह मुबीन नहीं है, ये तो एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि वो जो असला था वो मेरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो आज हम मान रहे हैं। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसमें भी इन्हीं चीज़ों का दखल है। तो जब वो बिलग्राम में रिपोर्ट लेने जाएंगे तो हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरे मुल्क की फौज बहुत ताकतवर है, दुनिया में इसका एक बहुत बड़ा नाम है, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, पुलिस भी कुर्बानी दे रही है, अवाम भी दे रहे हैं। तो अभी अमेरिका को मेरे मुल्क की मदद की जरूरत है, अफवाज की भी जरूरत है। तो वो इस वक्त कोई पाकिस्तान को झटका देना नहीं चाहेंगे, लेकिन 2027 में जब ये प्रोग्राम खत्म होंगे शायद इतनी जरूरत ना रहे तो मैंने तब सख्ती हो सकती है। इस पे एक और जो कल खबर सामने आई थी शायद साहब, वो IPPs के हवाले से थी, और वो ये थी कि उनकी तरफ से हुकूमत को एक पेशकश की गई है कि जो तहकीकात हमारे खिलाफ इलिसिट प्रॉफिट की हैं वो बंद कर दें। इसके अलावा डेफर्ड पेमेंट्स की मद में जो 11 अरब रुपए से ज़ायद सरचार्ज है वो हम माफ़ कर देंगे, 50 पैसे कम कर देंगे यूनिट की कीमत। तो ये एक लिहाज से अगर देखा जाए प्ली बारगेन है, कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को ये। पता ही नहीं। आपको बता दूं, जब ये मामला उठा था तो मैंने दो बातें कही थी और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। इन लोगों ने, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ मिलके कई हज़ार अरब रुपया
नाजायज कमाया है जिसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो मैंने तो ये 1 दर्जन दफा कहा है, आज मैं फिर दोहरा देता हूँ, इनसे कोई मुज़ाकरात करने की जरूरत नहीं है। इनके मुआहदातों पर नजरसानी आप करेंगे तो इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, हम हार जाएंगे केस, जैसे रिकॉर्डिंग में आ रहे थे। मैंने तो ये कहा था कि इनका नाम ECL में डाल दें और इनसे ये कहें कि जी हम फॉरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं। जब आप फॉरेंसिक ऑडिट कराएंगे ना तो ये घुटनों के बल आएंगे कि उसमें तो इनका सारा एक्सपोजर हो जाएगा, ये भी फंसेंगे, वो हुकूमत भी फंसेगी, और तो कहीं ज्यादा इनको देना पड़ेगा। तो वो कहेंगे अच्छा जनाब आप बताइए क्या चाहते हैं, तब हम इनसे कहेंगे आप इतनी कीमतें कम करें, आप ये सब करें, वो मान जाएंगे। लेकिन अगर आप फॉरेंसिक ऑडिट नहीं कराते और ये कहते हैं जी हम मुआहदात पर नजरसानी करेंगे, तो वो तो आप इंटरनेशनल मामले में हार जाएंगे, आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। लेकिन अगर इसमें बासर शख्सियात भी होंगी ना, ऐसा ऑडिट होने देंगे ट्रांसपेरेंट? नहीं, बासर नहीं है, हुकूमत में शामिल है, तमाम पिछली हुकूमत में भी, मौजूदा हुकूमत में भी, सूबों में भी, यही तो मसला है। तो हमारा तो कहना ये था कि आपको अल्लाह ताला ने मीडिया को इख्तियार दिया है कि आप लोगों को यही बात बताएं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ठीक है हुकूमत में ये लोग शामिल है, शुगर माफिया भी शायद, इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, IPP में घपले किए इस हुकूमत में भी हैं, पिछली तीनों पार्टियों की हुकूमत में रहे हैं, फौजी हुकूमत में भी रहे हैं, तो वो नहीं करने दे रहे, हुकूमत पर यही दबाव है। लेकिन अगर 25 करोड़ आवाम ये बात समझ लें और आप उनको समझा सकें और वो हुकूमत पर दबाव डालें कि इफ्तिखार चौधरी के लिए निकले थे अब मुल्क के लिए निकले। बिल्कुल, ये काफ़ी इफेक्टिव ओपिनियन आपकी। इसके अलावा पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी का एक इशू आ रहा है और उसमें गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि हम डिस्करेज नहीं कर रहे सोलर को, लेकिन जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है अगर ये ऐसी ही चलती रही अगले 10 साल तक 503 अरब रुपए का बोझ आम सारिफीन पर पड़ जाएगा, तो फिर क्या करें? दुनिया सोलर की तरफ मूव कर रही है और हम अगर इसको मज़ीद सैंक्शन करते रहेंगे तो फिर आवाम किस तरह से एनर्जी की नई फॉर्म्स को यूटिलाइज़ करेगी? नहीं, आपने एक बहुत आम नुक्ता उठाया है। 2 मामले में हमेशा कहता हूँ, एक टैक्सों का जिसमें 23,000 अरब रुपए साल हम कम वसूल कर रहे हैं, उसके बगैर ठीक नहीं हो सकता। दूसरा तवानाई, देखिए तवानाई में है ट्रांसमिशन के लॉसेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस हैं, सर्कुलर डेट है और बिजली की चोरी है, वो सब आप आवाम पे डाल रहे हैं। अब सर्कुलर डेट भी बढ़ गया, तो अगर आप बिजली की चोरी भी नहीं रोकते, आप जो है ना ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी नहीं रोकते और आप कहते हैं हम डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर देंगे और कर्जा लेके जिसकी IMF इजाजत नहीं दे रहा सर्कुलर डेट एडजस्ट कर देंगे, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल वही है जो तीनों पार्टियों के मंशूर में लिखा है। लेकिन टैक्सों की वसूली बढ़ाकर जब आप पेट्रोलियम लेवी कम करेंगे, जब GST कम करेंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है बिजली की बहुत कम हो जाएगी, तो खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन आपने सोलर पे जो कुछ किया था, अब उसको जो नेट मीटरिंग का जो कर रहे हैं उससे आवाम में मायूसी फैलेगी। हम तो ये चाह रहे थे कि हुकूमत बिला सूदी कर्जे दे लोगों को छोटे छोटे, कि भाई आप घर में थोड़ा सा ही लगा लें और सोलर लगा लें तो कौम का भी फायदा होगा, हुकूमत का भी। लेकिन ताकतवर जो माफिया है वो रुकावट डाल रहा है और हुकूमत ने घुटने टेक दिए, तो यहाँ मसला आपने उठाया। ठीक है, शॉर्टली कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात हो रही थी, ये हुकूमत जब आती है इन्होंने भी यही क्लेम किया कि 51% शेयर हम फरोख्त कर देंगे। अब कहा जा रहा है इसके अमल को तेज़ करने की हिदायत कर दी गई है। वर्केबल है, हो जाएगा ये, या फिर लॉस मेकिंग एंटिटी होने की वजह से कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगा? देखिए, ये अगर हमने खुदा न खास्ता निजकारी की तो मैं इसको कहूँगा ये कौमी अलमिया होगा। मैंने इस मुकम्मल रिसर्च की है, मुकम्मल रिसर्च। मैं 1 जुमले में 2 जुमले में आपको बता दूं। देखिए 25 करोड़ की आबादी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है। हमारी PIO को अब यूरोपिया वगैरह से सब फ्लाइट की इजाज़त मिल गई है। हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो पाकिस्तान आते हैं, हम लोग उम्रा से करने जाते हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल है, ये ऑटोमेटिकली मुनाफे में आ रहा है। बशर्ते कि आप वहां पर जहाज प्रोवाइड कर, बिजनेस है उनके पास। तो शेयर क्यों बेच रहे हैं? नहीं, शेयर इसलिए बेच रहे हैं कि उसने कहा है, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, कि आप इसके निजकारी कर लें। और माफिया, देखिए बात यह है कि या तो मैंने एक दफे प्रोग्राम में ये कहा था कि मैं गारंटी करता हूं कि मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बना के देता हूं, ये मुनाफे में आ जाएगा। तो हुकूमत के नुमाइंदे ने जो कहा था जी हमें भी पता आ जाएगा, आप कौन सी नई बात बता रहे हैं, मगर मुझे डर ये है हमारी हुकूमत जो बदलेगी तो अगली हुकूमत आएगी वो फिर लूट लेगी। तो ये कोई तरीका नहीं है, इसको निजकारी ना करें। ये मेरे मुल्क का काबिल फख्र इदारा है। जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम ये कहा करते थे पाकिस्तान में PIA, क्रिकेट और वापडा, ये यकीनन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक था। और आप ये कह रहे हैं कि इसकी प्राइवेटाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, शायद अब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।